स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो BSc B.Ed पार्ट फर्स्ट और BSc पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से लिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा के बारे में। और फाइलम एनेलिडा को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम फाइलम एनेलिडा का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम फाइलम एनेलिड्स के सामान्य लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फाइलम एनेलिडा से, एनेलिडा जंतुओं के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं या ऐसा डिस्कशन करते हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में तो हमारे ध्यान में कुछ जंतु आते हैं, जैसे केचुआ, फेरेटीमा, अर्थवर्म, बहुत ही कॉमन एनिमल है जो इजीली हमें हमारे खेतों में, गार्डन में दिखाई देता है। दूसरा एनिमल जो हमारे माइंड में आता है वो है जोंक, लीच। तो ये 2 जंतु हम एनेलिड्स के बारे में काफ़ी परिचित हैं इन जंतुओं से। तो हम अब डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिड के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। इन जंतुओं के सामान्य लक्षण क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ी सी जानकारी पहले समझें कि जो इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी जंतु क्या है आप सभी जानते हैं। अकशेरुकी जंतु जिनमें अभी तक कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम का निर्माण नहीं हुआ है। अंग्रेजी में अकशेरुकी के लिए इनवर्टिब्रेट ये शब्द मिलता है। तो जो इनवर्टिब्रेट हैं, अकशेरुकी जंतु हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन इनवर्टिब्रेट को सरलता से अध्ययन कर पाए। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इनवर्टिब्रेट को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया निम्न अकशेरुकी जंतु, लोअर इनवर्टिब्रेट। और इस लोअर इनवर्टिब्रेट में शुरुआत होती है प्रोटोजोआ से और ये आते हैं फाइलम नीमेटोडा तक, यानी प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस और नीमेटोडा। ये जो फाइला ये आपके लोअर इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। जो सेकंड कैटेगरी बनाई गई वो है हायर इनवर्टिब्रेट की, उच्च अकशेरुकी जंतु, जिसमें शुरुआत एनेलिडा से होती है। तो जो आज का हमारा फाइलम है ये हायर इनवर्टिब्रेट यानी उच्च अकशेरुकी जंतु का पहला संघ है। इसका मतलब कुछ जटिलता आई होगी, जंतुओं का आकार बड़ा होगा, इस तरह के कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो आज का जो हमारा फाइलम एनेलिडा है ये उदाहरण है हायर
इनवर्टिब्रेट का। ओके, शुरुआत करते हैं कुछ सामान्य लक्षणों से। नंबर 1 कि जो एनेलिड्स हैं ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। हिंदी में मैं कहूं जितने भी एनेलिड्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, यानी ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जंतु हैं। और उस दिन जब क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कोई जंतु बहुकोशिकीय है तो उन्हें हमने सब किंगडम मेटाजोआ में क्लासिफाई किया है। सो द एनेलिड्स आर मेटाजोअन्स एनिमल, ये मेटाजोआ जंतु हैं। उसके आगे हमने फिर डिस्कस किया था कि सब किंगडम मेटाजोआ को 3 इंफ्रा क्लासेस में बांटा था, और आज का जो फाइलम है उसका इंफ्रा क्लास जो है वो है यूमेटाजोआ। इसे हम एंटेरोजोआ के नाम से भी जानते हैं। सो द एनेलिड्स आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स and they are classified into infra kingdom Eumetazoa। ओके, नंबर 2 अगली बात करते हैं एनेलिड्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन के स्तर की। तो हम देखते हैं कि एनेलिड्स में तंत्र निर्मित हो चुके हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र बन गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र बन गया, प्रजनन तंत्र बन गया। मतलब इनका जो संगठन का स्तर है वो अंग तंत्र स्तर का है। इनमें अधिकांश तंत्रों का, सिस्टम्स का निर्माण हो चुका है। 2 बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। जो एनेलिड्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने समझा था, इनके शरीर में तीनों जनन स्तर, एम्ब्रियोनिक एक्टोडम, एम्ब्रियोनिक मीजोडम और एम्ब्रियोनिक एंडोडम, तो जो 3 जर्म लेयर्स हैं वो तीनों एनेलिड्स में प्रेजेंट हैं। और इस कारण ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में हम इसे कहेंगे ये त्रिकोरक स्तरीय जंतु हैं। इसी के साथ मैंने एक बात जोड़ी है कि जो एनेलिड्स हैं इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये जो है वो बाईलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल है, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। एक बात अब यहां नोटिस करनी है, अगर कोई जंतु ऐसा है जिसमें तीनों जनन स्तर बन चुके हैं, यानी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लस उसमें बाईलैटरल सिमेट्री है, द्विपार्श्व सममिति है, तो हमने क्या किया था, ऐसे जंतुओं के लिए एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप का नाम क्या रखा था, बाईलैटरिया। तो जो एनेलिड्स हैं, फाइलम एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं, उन्हें ग्रुप बाईलैटरिया में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि उनमें ये 2 प्रॉपर्टीज, 2 लक्षण मौजूद होते हैं। अगली बात डिस्कस करते हैं सीलोम के बारे में, देह गुहा के बारे में। एनेलिडा पहला फाइलम है। अगर हम क्रम से देखें तो एनेलिडा से ही वास्तविक देह गुहा, जिसे हम ट्रू सीलोम कहते हैं, उसका विकास प्रारंभ होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है। एनेलिडा से पहले निमेटोडा में कूट गुहा, स्यूडोसीलोम थी।
So the annelids are the animals which develop a true coelom all of the first, यानी इन जंतुओं ने पहली बार एक वास्तविक देह गुहा का विकास किया। इसका मतलब ये सीलोमेट जंतु हैं, इन्हें हम यूसीलोमेटा, ऐसे जंतुओं जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती हैं, उनके सेक्शन का नाम दिया था यूसीलोमेटा। यहां तक ठीक? अच्छा, उस दिन जब सीलोम पे लेक्चर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो हमने डिस्कस किया था कि जंतुओं में जिनमें ये वास्तविक देह गुहा उपस्थित हैं, यानी जो यूसीलोमेट जंतु हैं, वो उनमें सीलोम का परिवर्तन दो तरीकों से बताया था। एक को हमने नाम दिया था कि अगर सीलोम एंडोमीजोडर्मल सेल से बने, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बने, तो उनको हमने नाम दिया था साइजोसीलोमेट जंतु, और ऐसी देह गुहा को साइजोसीलोम, हिंदी में ऐसी देह गुहा को हम कहते हैं दीर्ण गुहा। और एनेलिडा जंतुओं में कैसी देह गुहा है? दीर्ण गुहा। वो है ट्रू सीलोम, वास्तविक देह गुहा, लेकिन उसका निर्माण मीजोडर्म की स्प्लिटिंग, विपाटन से हुआ। एंडोमीजोडर्मल सेल से वो सीलोम बनी है, और ऐसे जंतुओं का सेक्शन क्या था? साइजोसीलोमेटा। ओके, तो ये यूसीलोमेट जंतु हैं, वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती हैं। तो जब वर्गीकरण डिस्कस करेंगे तो एनेलिडा में 4 क्लासेस हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरुडिनेरिया और आर्की एनेलिडा। तो जो हिरुडिनेरिया है, जिसमें जॉक लीच आता है, उसमें ये सीलोम रिड्यूस, हासित हो गई, और उसकी जगह एक विशेष प्रकार के ऊतक आ गए। पढ़ेंगे आगे, जब वर्गीकरण पढ़ेंगे, उन ऊतकों का नाम है बोट्रॉइडल टिश्यू, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तो हिरुडिनेरिया क्लास के अलावा जितने भी एनेलिड्स हैं, सभी में वास्तविक देह गुहा है, सबके सब यूसीलोमेटा हैं। अगले पे चलते हैं। एनेलिड्स आर प्रोटोस्टोमेट। तो मैंने डिस्कस किया था कि जब सब प्रोटोस्टोमेट हैं तो पहली क्वालिटी होनी चाहिए कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर आगे चलकर क्या बनाएगा? मुख का निर्माण करेगा, कोरक रंध्र से मुख बन जाएगा। दूसरा, विदलन या क्लीवेज कैसी हो? तो क्लीवेज होनी चाहिए स्पाइरल यानी सर्पिल, और डेटर्मिनेट निर्धारी प्रकार का और सर्पिल प्रकार का विदलन इनमें पाया जाता है। तो जो एनेलिड्स हैं वो आपके प्रोटोस्टोमेट जंतु हैं, इसलिए इन्हें ग्रुप प्रोटोस्टोमिया में सम्मिलित किया गया है। सामान्य बात, वर्गीकरण की कुछ चीजें डिस्कस की, आगे चलूं। पहली बार एनेलिड्स में निर्माण हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। काम क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का? ये तंत्र परिवहन में संबंधित हैं, भोजन का परिवहन, गैसों का परिवहन। एनेलिडा से पहले ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसी में नहीं था। देखो, सब में ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था, प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी होगा, निमेटोडा में भी ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन किसी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था परिवहन के लिए। सो द एनेलिड्स पहला ऐसे संघ है, या जंतुओं का पहला ऐसा संघ है जिनमें परिवहन की क्रिया के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ। और इंटरेस्टिंग बात क्या, एनेलिडा में क्लोज्ड टाइप, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज का मतलब क्या कि इनमें टिश्यू लेवल पर, हम ऊतक स्तर पर जाएं तो क्या देखते हैं कि जंतु में
टिश्यू लेवल पर क्या विकसित हो गई है? रुधिर केशिकाएं, कैपिलरीज बन गई हैं। तो धमनी, धमनिकाएं, उसके बाद केशिकाएं, शिरिकाएं और शिरा। तो पूरे शरीर में जब रुधिर परिवहित होगा तो कभी भी वो रुधिर वाहिनियों से बाहर नहीं आएगा। तो 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं, धमनी, केशिका और शिरा। तो केशिका के बन जाने से पूरे शरीर में परिवहन के दौरान रुधिर वाहिनी से बाहर नहीं आता। तो टिश्यू लेवल पर केशिकाएं बन गई। बंद प्रकार का रुधिर पूरी संचरण तंत्र एनेलिडा जंतुओं में पाया जाता है। अब रुधिर में जो प्लाज्मा है, रुधिर का जो लिक्विड पार्ट है, उस प्लाज्मा के अंदर श्वसन वर्णक घुला हुआ है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नाम है उसका हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रुएनिन। ये भी लाल कलर का पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन तो वर्टिब्रेट में, मानव में भी है। क्या अंतर है? हमारे अंदर यानी वर्टिब्रेट में जो पिगमेंट होगा, श्वसन वर्णक होगा, वो कणिकाओं में, आरबीसी में होगा, इरिथ्रोसाइट में होगा। यहां अकशेरुकी जंतुओं में कभी अगर श्वसन वर्णक होता है, जैसा कि एनेलिडा में है, तो वो रुधिर कणिकाओं में नहीं होकर प्लाज्मा में घुले हुए रूप में मिलेगा। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ऊतक स्तर पर केशिकाएं बन गई हैं। दूसरी बात, रुधिर में श्वसन वर्णक है, नाम उसका हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रुएनिन है, लाल रंग का वर्णक है और रुधिर की प्लाज्मा में वो पाया जाता है। आगे चले एक्सक्रीशन की प्रोसेस पर। तो जो एनेलिड्स जंतु हैं, इनमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया के लिए, उत्सर्जन के लिए जो विशेष संरचनाएं या अंग उपस्थित होते हैं, उनका नाम है नेफ्रीडिया। नाम याद रहेगी। तो एनेलिड्स का जो उत्सर्जी अंग है वो है नेफ्रीडिया। अब ये नेफ्रीडिया अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, बात याद रहेगी। प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या होता है कि जो नेफ्रीडिया की संरचना में जो ट्यूब या जो डक्ट, जो नलिका है, उसकी एक ही ओपनिंग होती है, यानी वो ब्लाइंड कैविटी है, ब्लाइंड डक्ट है, उसकी सिंगल ओपनिंग होगी। लेकिन जो मेटानेफ्रीडिया होंगे, उनमें जो डक्ट होगी उसकी 2 ओपनिंग है, एक सीलोम में खुलेगी, एक बॉडी से बाहर खुलेगी। तो कुछ एनेलिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया भी है, लेकिन अधिकांश एनेलिड्स में मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये नेफ्रीडिया एक्टोनेफ्रिक, एंडोनेफ्रिक हो सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं अर्थवर्म के बारे में, केचुए के बारे में, तो वर्गीकरण में पढ़ेंगे एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया क्या है, एंडोनेफ्रिक नेफ्रीडिया क्या है। इसके अलावा नेफ्रीडिया, मेगा नेफ्रीडिया और माइक्रो नेफ्रीडिया। कुछ नेफ्रीडिया बहुत छोटे आकार में हैं, वो माइक्रो नेफ्रीडिया कहलाएंगे। कुछ बड़े आकार के हैं, वो मेगा नेफ्रीडिया कहलाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एक्टोनेफ्रिक क्या है, एंडोनेफ्रिक क्या है, माइक्रोनेफ्रीडिया क्या है, मेगा नेफ्रीडिया क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है और मेटानेफ्रीडिया क्या है। तो उत्सर्जी अंग के रूप में नेफ्रीडिया एनेलिड्स जंतुओं में उपस्थित होते हैं। ये मेसोडर्मल उत्पत्ति की संरचना है। कैसी संरचना है? मेसोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। उत्सर्जन का काम हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है गैसेज एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान। तो ध्यान रखना है, एनेलिड्स में कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं है। अभी तक किसी भी विशिष्ट श्वसन अंग का विकास एनेलिडा जंतुओं में नहीं हुआ। तो कैसे होगा गैसों का आदान प्रदान? सामान्य त्वचा की सहायता से गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा हो जाए। कुछ जंतुओं में, कुछ एनेलिडा में पैरापोडिया, पार्श्वपाद उपस्थित होते हैं। तो पार्श्वपाद की सहायता से भी गैसों के आदान प्रदान की क्रिया हो सकती है।
तो गैसों का आदान प्रदान, विसरण, अधिक दाब से गैसें कम दाब की ओर मूव करती हैं। तो इस प्रकार विसरण की क्रिया द्वारा ये श्वसन की क्रिया होती है। कोई विशिष्ट श्वसन अंग एनेलिडा संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं होता है। आगे चले डेवलपमेंट की बात करते हैं। एनेलिड्स जंतुओं में दोनों प्रकार के डेवलपमेंट है। कुछ एनेलिड्स हैं जिनमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन है, कुछ एनेलिड्स ऐसे हैं जिनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। तो जब भी परिवर्तन डायरेक्ट प्रत्यक्ष होगा तो हम बात करते हैं कि जीवन चक्र में कोई लार्वल अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था नहीं पाई जाती। जैसे केचुआ, जोंक, उनमें जब भी परिवर्तन होता है प्रत्यक्ष प्रकार का है, बिना किसी लार्वल अवस्था की सहायता के होता है। लेकिन जो नेरीज है वो भी एक एनेलिड है, उसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष है। जब भी अप्रत्यक्ष एक लार्वा उपस्थित होगा, उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ये एक सीलिएटेड लार्वा है, पिलेजिक प्रकार का है और माइक्रोस्कोपिक छोटे आकार का लार्वा है। तो परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है। जब भी परिवर्तन अप्रत्यक्ष होगा, एनेलिड्स के जीवन चक्र में एक सीलिएटेड लार्वा होगा जिसमें पक्षमाग पाए जाएंगे। लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। तो डेवलपमेंट के बारे में याद रहेगा। अगली डिस्कशन हम करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइलम एनेलिडा का यूनिक कैरेक्टर जो किसी और संघ के जंतुओं में नहीं है। इनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। तो हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है मेटामेरिज्म पे, आप वहां से देखें तो इजी समझ में आएगा। या मैं केवल एक कैरेक्टर के रूप में इसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आप एनेलिड्स में देखेंगे कि वास्तविक खंडी भवन है। क्या कहूंगा मैं इसे? मेटामेरिज्म मीन्स ट्रू सेगमेंटेशन, यानी एनेलिड्स में हमें वास्तविक खंडी भवन, और वो भी बाहरी स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाएगा, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो केवल एनेलिड्स ही ऐसे जंतु हैं जिनमें ये मेटामेरिज्म क्लियरली विजिबल है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। तो इनमें वास्तविक खंडी भवन है, बॉडी पार्ट्स का लीनियर रिपीटेशन है, जिसे हमने मेटामेरिज्म कहा जाएगा। तो शरीर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बना हुआ है, खंडों में विभाजित है, जिन्हें मेटामियर्स या सोमाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला मैंने एक संरचना ली है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या करती है कि एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्रंथिल संरचना है, और ये क्या करती है? निर्माण करती है कोकून, जिसे हम एग केस के नाम से जानते हैं। तो क्लाइटेलम क्या करती है? अंडाणु जो निषेचित है, भ्रूण है, उसके चारों ओर एक कोकून का, एग केस का स्त्रावण करती है। उसी कोकून के अंदर, एग केस के अंदर भ्रूण के परिवर्धन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। हालांकि सभी एनेलिड्स में क्लाइटेलम नहीं है, कुछ एनेलिड्स में क्लाइटेलम है, कुछ में नहीं है, और कुछ में टेम्परेरी है, यानी केवल ब्रीडिंग सीजन में ये बनेगा। तो क्लाइटेलम के बारे में भी हम जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन होगा इसके बारे में। अगला मैंने डिस्कशन किया है सीटी। सीटी को हम शूक कहेंगे। सीटी जो है वो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, गमन में सहायता करने वाली संरचनाएं हैं। तो कुछ एनेलिड्स में सीटी है, कुछ में नहीं है। तो जिनमें है उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें अधिक संख्या में है, कुछ में कम संख्या में। तो सीटी है तो गमन संरचना, लेकिन वर्गीकरण का एक मुख्य आधार है एनेलिडा में कि सीटी की सहायता से ही फाइलम एनेलिडा का वर्गीकरण आगे किया गया है। तो हम कुछ कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए फाइलम एनेलिडा के। और एनेलिडा, जो फाइलम का नाम एनेलिडा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें एनुअल्स को हम कहेंगे रिंग, वलय। तो जब आप केचुए को देखते हो बाहर से, तो आपको वो वलयाकार कुछ रिंग
स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, तो एनुअल्स या रिंग या वलय उपस्थित है, इसीलिए इस फाइलम का नाम एनेलिडा दिया गया है। एक बात। दूसरी बात कि एक शब्द आता है वर्म। वर्म का मतलब होता है कीड़े। वर्म को हिंदी में कहेंगे कीड़ा। तो अलग अलग फाइलम के लिए ये वर्म शब्द हम काम में लेते हैं। जैसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसमें फीता कृमि वगैरह आते, कृमि कीड़ा, तो उनको तो हम कहते हैं चपटे कृमि, क्योंकि वो पृष्ठ अधर सतह पर चपटे हैं। दूसरे हैं निमेटोडा, जिनको हम राउंड वर्म कहते हैं, अनुप्रस्थ काटे तो वो राउंड सर्कल के जैसे दिखते हैं। और एनेलिड्स को हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि इनमें मेटामेरिज्म शरीर खंडों में विभाजित है। तो 3 ऐसे संघ हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस चपटे कृमि फ्लैट वर्म हो गए, निमेटोडा राउंड वर्म गोल कृमि हो गए, और एनेलिडा को हम कहेंगे सेगमेंटेड वर्म या खंड युक्त कृमि या खंडित कृमि, इस नाम से भी इनको जानते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फाइलम एनेलिडा के सामान्य लक्षणों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ये बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, श्वसन वर्णक है, प्लाज्मा में घुला हुआ है। श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रुएनिन। दूसरी बात है मेटानेफ्रीडिया है इनके मुख्य रूप से श्वसन अंग। तीसरी बात, डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है तो एक लार्वा है, उसका नाम पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, इनमें वास्तविक खंडी भवन है जो बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से क्लियरली विजिबल है, उसे मेटामेरिज्म कहेंगे। क्लाइटेलम क्या है, सिटी क्या है, और एनेलिडा का अर्थ क्या है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल इसके सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।